दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन फायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लगातार एनसीईआरटी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो सेशन है, आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में से अधिकांशतः एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, समझना है और अपने कॉपी में नोट करना है। जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक है, वो चैप्टर नंबर 9 को ओपन करेंगे और जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अंडरलाइन करना है, वहाँ पर आप अपने बुक में हाइलाइट कर देना, क्योंकि इससे बाहर आपका एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने कोई टीवी शो या फिर आपने कोई नाटक आदि देखा है, तो नाटक में क्या होता है? सबसे पहले उस नाटक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ संकेत दिया जाता है जिससे कि नाटक पूरा-पूरा समझ में आ जाता है। वैसे ही जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा-सा हिंट दिया जाता है ताकि आप समझ जाएँगे कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। वैसे ही एक छोटा-सा हिंट यहाँ पर दिया हुआ है। अरविंद जो है स्कूल में नाटक कर रहा है और उसमें वो राजा का किरदार निभा रहा है। और किस राजा का किरदार निभा रहा है? वह एक संगीतज्ञ राजा था। अब यह सोचने लगा कि यार राजा तो पराक्रमी होता है, युद्ध करने वाला होता है, तो ये संगीतज्ञ राजा कौन है? यह इस प्रकार की बातों को सोचने लगा है। संगीतज्ञ राजा कौन था? इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? ठीक है? दरअसल जो अरविंद था, अरविंद नाम का जो आपका बच्चा है जो कि अभी राजा बना हुआ है, ठीक है? गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से यह क्लियर हो गया, ठीक है? कि समुद्रगुप्त का रोल कर रहा है और समुद्रगुप्त कैसा राजा है? यह एक संगीतज्ञ राजा है, ठीक है? संगीतज्ञ राजा है। अब आगे पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको कहाँ से, किस स्तंभ से जानकारी प्राप्त होता है? तो अशोक स्तंभ इलाहाबाद में जो है, यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना, ठीक है? समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि व फिर मंत्री थे हरिसेन। हरिसेन के द्वारा जो लिखी गई काव्य है, वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे कि आप प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति, प्रशस्ति वस्तुतः होता क्या है? जो भी राजा है, ठीक है? राजा को बढ़ा चढ़ा करके, यानी कि राजा की प्रशंसा जिस बुक में की जाती है, राजा की प्रशंसा जिस बुक में की जाती है, उसी को हम प्रशस्ति कहते हैं। क्योंकि राजा के दरबार में जो दरबारी कवि रहता था, उनको क्या चाहिए? इनाम चाहिए होता है। और इनाम उसको कब मिलेगा? जब वो राजा के विषय में बढ़ा-चढ़ा के लिखे। ऐसा लिखेगा वो तो एक तीर से जाकर के पूरा विश्व को इधर से उधर कर देते थे। तो इस प्रकार के बढ़ा-चढ़ा के बातों को लिखना जो है, आपका प्रशस्ति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखना, प्रशस्ति यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जो कि आप आगे कक्षा क्या नाम है अध्याय 8 में पढ़ चुके होंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, ठीक है? चलिए यहाँ से जो आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर के आएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ अभी आपने पढ़ा है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। मैं अभी आपको बताया हूँ। प्रशस्ति जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है? और राजा यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। जो कवि है, वो राजा को ईश्वर के बराबर बताया गया है, ठीक है? ईश्वर के बराबर बताया गया है और प्रशस्तियाँ लंबे-लंबे वाक्यों में निर्मित होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरिसेन के द्वारा ईश्वर से तुलना किस राजा की गई है? ठीक है? हरिसेन के द्वारा ईश्वर की तुलना ईश्वर के बराबर किस राजा को बताया गया है? समुद्रगुप्त को बताया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारा राजा है जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर, भाला, बर्छी, तलवार, लोहे की गदा, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगो घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, ये सभी प्रशंसा किसके विषय में की गई है? समुद्रगुप्त के विषय में की गई है। चलिए आगे चलते हैं। नोट करना है आपको, हरिसेन, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त का किस प्रकार का व्यवहार रहता था। तो याद रखना है कि मानचित्र में हरे रंग का आर्य क्षेत्र, सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। जो आपका आंतरिक राज्य है, वो किस कलर से है? बैंगनी कलर से, यानी कि ये आंतरिक राज्य है। बाहरी राज्य आपका ये नीले कलर से है और आर्यव्रत का जो क्षेत्र है, वो है आपका ये ग्रीन कलर से, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर डॉट बिंदु दिख रहा होगा, रेड कलर का जो लाइन से है, और कुछ ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे। अब ये क्या है इसके विषय में, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, हरे रंग का जो क्षेत्र है उसे हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, और आर्यव्रत के जितने भी राजा थे, आर्यव्रत के लगभग 9 शासक थे, जिन्होंने जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। ये आपका राज्य है एक, ठीक है, उत्तर का, ठीक है, राज्य है। इस राज्य के जो भी 9 राजा थे, 9 शासक थे, समुद्रगुप्त इनको परास्त करके अपने राज्य में मिला लेता है। दूसरा, इसके बाद जो दक्षिणापथ का हिस्सा है, यानी कि ये वाला पोर्शन, दक्षिणापथ का जो हिस्सा है, इसके कितने राजा थे? 12 राजा थे, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणापथ के 12 राजाओं को भी ये हरा करके इनका जो राज्य है इनको वापस लौटा देते हैं, और इनसे यह कहा जाता है कि आपको जो मैंने ये हरा करके राज्य दिया है शासन करने के लिए, इसके बदले में आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ के राजाओं को क्या नाम है, नहीं लौटाया है शासन, पर दक्षिण के जो क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिणापथ के जो भी स्वामी हैं, उनको लौटा दिया जाता है। उनके बदले किया जाता है, कर अनुमति कर दिया जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी, बदले में क्या लिया था? कर लेते थे, ठीक है। पड़ोसी जो भी देश थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, क्योंकि जो राजा 12 और 9 कुल मिलाकर के 21 राजाओं को परास्त कर चुका है, बड़े-बड़े राजाओं को, तो उनके सामने जो आस-पड़ोस के लोग हैं, वो तो हाथ जोड़ेंगे कि ठीक है, मैं आपको उपहार दे दूँगा, आप मेरे को शासन करने दो, क्यों लड़ाई-झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। फिर इसके बाद याद रखना है आपको कि उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। चौथा और सबसे अंतिम जो लाइन है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे, ठीक है। इसमें श्रीलंका के शासक भी सम्मिलित थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करा दिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ के राजा जो है अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ में करवाया था? तो श्रीलंका के राजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। इसके बाद में आपने ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको वंशावली नामक एक चैप्टर टॉपिक देखने को मिलता है। वंशावली वस्तुतः होता क्या है? जैसे कि मान के चलो कि मैं राजा हूँ, मेरे बाद जो मेरा पुत्र होगा वो भी राजा बनेगा, उसके बाद जो उसका पुत्र होगा वो भी राजा बनेगा, और उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा होगा वो भी राजा बनेगा। यानी कि एक ही सीट पर एक ही पीढ़ी से चला आ रहा जो भी क्रम है, उसको हम लोग कहेंगे वंशावली, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है, ठीक है। प्रशस्ति में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है, यानी कि वंशावली का वर्णन किया गया है। उनकी माँ, समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या है? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी, और पिता का नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। यहाँ पर याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य वंश का नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त सेकेंड यह गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त पहले शासक थे। ठीक है, पिता चंद्रगुप्त के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियों को धारण की, और फिर इसके बाद में समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया। प्रश्न बनेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? पहला है चंद्रगुप्त के द्वारा, दूसरा समुद्रगुप्त के द्वारा। यहाँ पर एक पोर्शन दिख रहा होगा विक्रम संवत का। सीधा सा प्रश्न पूछेगा, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। और किस राजा के नाम पर इसे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पर इसे विक्रम संवत को जोड़ा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया आपको? तो हम चलेंगे आगे। ये वाला पोर्शन देखना। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक लाइन को देखना है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियानों में अंतिम शासक को परास्त किया था। अंतिम शासक को परास्त किया था, वो अंतिम शासक कौन था, कहाँ का राजा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको एक ऐसे ही सब टॉपिक है, हर्षवर्धन और हर्षचरित, यानी कि हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया जो ग्रंथ है वो है हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरीके से अन्य शासकों के विषय में भी पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल से पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत में हर्षचरित लिखी है। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि हर्षचरित नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जीवन चरित हर्षचरित जो है, जीवन हर्षचरित जो है, किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है? हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और जो चीनी यात्री फैनसोंग है, इन्होंने संपूर्ण जो है हर्षचरित की जीवनी का अपने किताब में भी इन्होंने भी उल्लेख किया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? थानेसर के राजा थे। बाद में बहनोई जो है कन्नौज के शासक थे। जो इनकी बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। बंगाल के शासक जो है बहनोई के मार डालते हैं और कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्वीकार करते हैं। जब ये बात आपको हर्षवर्धन को पता लगता है, तो हर्षवर्धन फिर से आक्रमण करके बंगाल के शासक को परास्त करते हैं और कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करते हैं। इसके बाद में मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत करके हर्षवर्धन इन क्षेत्रों को जीत करके पूर्व में जितनी तेजी से सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था। तो हम यह कह सकते हैं कि नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, जो कि चालुक्य नरेश के थे, इनके द्वारा हर्षवर्धन को परास्त किया जाता है। अच्छा, हम यह कैसे कह सकते हैं कि परास्त किया जाता है? तो इसके विषय में भी हमें साक्ष्य मिलता है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है क्या है कि इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो पल्लवों का राज्य था, वो पल्लवों की सबसे पहले राजधानी थी कांचीपुरम, और इनका क्षेत्र कहाँ से फैला था? कावेरी नदी से लेकर के डेल्टा तक फैला था। क्लियर है? दूसरा, जो चालुक्य था, ठीक है, चालुक्य के राजा थे, नाम क्या था? चालुक्य के राजा जो थे, उनका जो राज्य था वो कृष्णा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी के बीच तक फैला हुआ था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न में कॉमन सा डिफरेंट है, याद रखना है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। चालुक्यों की राजधानी एहोल हो जाएगा और पल्लवों की राजधानी आपकी कांचीपुरम हो जाएगी। दो प्रश्न यहाँ से तैयार। तीसरा, पल्लवों का जो क्षेत्र था वो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और जो चालुक्यों का क्षेत्र था वो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच तक था। इसके बाद
जो मैंने अभी आपको बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य नरेश थे। चालुक्यों की राजधानी क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल है, ठीक है? उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा जो रचित प्रशस्ति है, ठीक है? प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है? जहाँ पर रवि कीर्ति के द्वारा चालुक्य चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है, वहां से यह बात हमें पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य अपने चाचा से मिला था। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करना है आपको। इसके बाद अगला जो है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम दोनों समुद्रीय तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। हर्षवर्धन में जो हर्ष शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करना है आपको। इसके बाद में पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं। चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? हरिसेन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अथवा मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो हर्षवर्धन का जो क्या नाम है, जो हरिसेन था, हरिसेन कौन-कौन से पद पर आसीन थे? एक तो महादंड नायक, दूसरा मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ-साथ कुमारा कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्राहक अथ युद्ध और शांति के विषय में भी इनको नॉलेज था। इसके बाद में यहाँ से जो आपका प्रश्न बनता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्द है जैसे कि कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि नगर सृष्टि किसे कहते हैं, वेलाल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उनवार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर शब्द दिया हुआ नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है? तो नगर श्रेष्ठी होता है मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी जो भी पैसे का लेन देन करता है। फिर एक शब्द है सार्थवाह। सार्थवाह का क्या अर्थ होता है? व्यापारियों के काफिले का नेता को हम सार्थवाह कहते हैं। प्रथम कुलिक जिसको कि आप मुख्य शिल्पकार कहेंगे, तथा कायस्थो यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर मैं थोड़ा-सा टिक लगा रखा हूँ कि सामंत कौन होते थे। चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। सामंत जो है जैसे कि मान के चलो ये राजा है, तो राजा जो है अपने पास सेना रखता था। अब जब राजा सेना रखेगा, क्योंकि भाई राजा है, सुरक्षा की आवश्यकता है तो सेना की आवश्यकता पड़ेगी। सेना जो है राजा को सुरक्षा प्रदान करता था, बदले में इनको पैसे मिलता था। पर राजा के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं था उस समय पर, तो राजा क्या करता था, जो भी भूमि है, भूमि इनको दे देता था और बोलता था कि जाओ इसी से अपना जीविका निर्वहन कर लो। तो जिनके पास बहुत सारे ज़मीन है, उन्हीं को क्या कहा जाने लगा था? सामंत कहा जाने लगा था। इसके बाद में दक्षिण के राज्यों में सभाएँ होती थी। सभाओं को किन-किन नाम से जानते थे? सबसे पहले ब्राह्मण भूस्वामियों का जो गठन था, उसी को हम लोग सभा कहते थे, ठीक है? सभा किसका नाम है? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो है, उसी को सभा कहते हैं। और यहाँ पर किन विषयों पर चर्चा की जाती थी? सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थायी मंदिर की देख-रेख आदि इन टॉपिक पर, इन विषयों पर आपका क्या किया जाता था? इन विषय पर चर्चा आपका किया जाता था, ठीक है? इसके बाद में ब्राह्मण नहीं थे, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, उनको उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही जाती थी, ठीक है? तीसरा है नगरम। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। तो हमें 3 प्रकार के संगठन मिले हैं। पहला, जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है उसे सभा कहते हैं। जो बिना यानी कि गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है उसे उर कहते हैं। और जो व्यापारियों का संगठन है उसे नगरम कहते हैं। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तीनों ही प्रश्नों को आपको डिटेल रूप में याद रखना है। इसके बाद में उस ज़माने में आम लोग जो है कैसे थे? तो आपने एक नाटककार कालिदास का नाम सुना है, ठीक है? कालिदास का नाम सुने। यह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इन्होंने जब अपना बुक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इनके द्वारा यह बताया जाता है
कि जो भी ब्राह्मण या फिर राजा महाराजा लोग रहते हैं, वो तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है? किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। और जो आम व्यक्ति है, कॉमन पीपल है, वो वहाँ के प्राकृत भाषाओं को बोलते हैं, ठीक है? इनके द्वारा लिखित एक बुक है, जिसका कि नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कि दुष्यंत नामक राजा का उल्लेख है और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें, ठीक है? अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञान शब्द का यहाँ पर मतलब है अंगूठी। कुल मिलाकर के इस बुक का तात्पर्य यह है, इस बुक में स्टोरी ये लिखा गया है कि जो राजा दुष्यंत है और शकुंतला है, ये आपस में प्यार करते हैं। इसके बाद जाकर के प्रेम से बिछुड़ करके अपने-अपने राज्य को वापस लौटते हैं। दुष्यंत जो है शकुंतला को एक अंगूठी देकर के आता है कि जब भी मेरी याद आए, तुम इसको मेरे पास दिखा देना, फिर मैं आपको लेने आ जाऊँगा। पर वो होता क्या है, वो अंगूठी गुम हो जाता है और गुम होने के बाद में मछुआरों को मिलता है, जिसकी वजह से मछुआरों को चोर कहा जाता है। फिर बाद में अंगूठी दोबारा राजा के पास आ जाता है और इसको सब कुछ याद आ जाता है और उनका इनका पुनर्मिलन हो जाता है। बस इतना ही स्टोरी है इसमें। खैर स्टोरी से आपको लेना-देना नहीं है। आपको तो बस ये याद रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद चीनी यात्री फाहियान, ठीक है? या फिर फासियान भी कहते हैं। अगला, चीनी यात्री जो है ये लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुन कर के लोग सतर्क होकर के छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ऊँच-नीच की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो भी अछूत लोग हैं, उनके विषय में ये फैक्ट कहा गया है। चलिए, आगे हम पढ़ेंगे। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक लाइन है, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर जाकर के आपका पूरा एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। बस 2 प्रश्न और बचता है, जो कि आपका तिथियाँ है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। और दूसरा है हर्षवर्धन का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? 1400 वर्ष पहले। ये 2 प्रश्न आपके और शेष रह जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एनसीईआरटी एक प्रकार का बेस है, जैसे कि आंगनवाड़ी होता है, जब आप हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले नींव आपका आंगनवाड़ी में रखा जाता है। वैसे ही जब आप हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो आपका मेन पर्पस होगा, जो आपको मजबूत करेगा, वो है आपका एनसीईआरटी। दोस्तों, एनसीईआरटी आपको कैसा लगा? जो मैंने आज का पाठ पढ़ाया, एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक-एक टॉपिक के ऊपर, एक-एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी दोस्तों के पास वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो, एक बार कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और अपने एनसीईआरटी को और ज़्यादा मजबूत कर पाए। चलिए, मिलेंगे हम लोग कल की सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।